मेरे प्यारे भारतीय दोस्तों, आज़ादी के 75 साल के इस अवसर पर यह उस संघर्ष का वीडियो है जिससे हम गुजरे हैं और 1947 में हमारी आज़ादी के बाद साल दर साल हमारे देश में जो विकास हुआ है वो इस वीडियो में पूर्ण रूप से दिखाया गया है। प्रत्येक वर्ष संक्षेप में प्रधानमंत्री और उनके विशेष भाषणों की संख्या यहाँ पे दिखाई गई है। हम अपने स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ और हमारे देश के स्वतंत्रता का आपातकालीन वर्ष जैसे कई अवसरों का सामना करेंगे। कुल मिलाकर हम 1947 से 2021 तक प्रत्येक प्रधानमंत्री का जरूरतमंद शब्दों का सामना करेंगे। 1947 से 2021 तक जितने भी प्रधानमंत्री आए हैं और गए हैं, हम उन सब का वीडियो देखेंगे। सबका जो सबने जो कहा है शब्दों, अपने महत्वपूर्ण शब्द सबने जो कहा है उनको हम जानेंगे। अंत में हम 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा दिए गए इस वर्ष का मूवमेंट के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। इस वीडियो के 4 भाग हैं। आप सब भाग अच्छे से देखिए, वीडियो को बिना स्किप करके देखिए, तो आपको तब से और अभी तक का 1947 से 2021 तक का हमारे ये भारत देश का जितना भी आपको हिस्ट्री है सब आपको पता चल जाएगा। जो जो प्रधानमंत्री आए हैं, जो जो प्रधानमंत्री गए हैं, सब ने क्या क्या महत्वपूर्ण शब्द कहा है हमारे देश के लिए, आपको ये सब के बारे में जानकारी होगी। हर साल का आप जो स्वतंत्रता दिवस हमने मनाया है सब हम अपने आंखों से देख पाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक आप जारी रखिए और इस वीडियो के लास्ट में इस चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को आप अपने भारतीय दोस्तों के साथ सबके साथ शेयर कीजिए ताकि सब दोस्तों को, जितने भी भारतीय हैं, सबको पता चले कि हमारे देश ने 1947 से 2021 तक क्या क्या कठिनाइयों और परिस्थितियों का सामना किया है और क्या प्रधानमंत्रियों ने क्या क्या किया है हमारे देश को विकास करवाने के लिए। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। जय हिंद। 2001 प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। जिसके तीनों रंग शांति। और अब मैं देख रहा हूँ दाहिनी तरफ से प्रधान बहुत ही भव्य दृश्य यहाँ से आजाद आज राशन की दुकानों पर भीड़ नहीं है। हमारा पड़ोसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो आतंकवाद का विरोध करने का दावा करता है, लेकिन इस क्षेत्र में उसके दोहरे मापदंड हैं। युद्ध में सफलता नहीं मिली तो सीमा पार आतंकवाद के सहारे कश्मीर को लेना चाहता है। हम एक बार फिर कह देना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है और रहेगा। अमरनाथ यात्रियों की निर्मम हत्या, कालूचक और कासिम नगर में निरीह औरतों और बच्चों के कत्लेआम को दुनिया किसी आजादी की लड़ाई का हिस्सा नहीं मानती। हमारे लिए कश्मीर एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, वो सर्वधर्म समभाव सेक्युलरिज्म की कसौटी है। राज्य सरकारों को 5,000 करोड़ रुपए दिए के साथ काम करेगा तो कोई भी लक्ष्य। भारत सभी सवालों को शांतिपूर्ण ढंग से बातचीत के द्वारा हल करना चाहता है। हम इस दिशा में कुछ और भी कदम उठाने को तैयार हैं, लेकिन इसके लिए उपयुक्त वातावरण बनाना जरूरी है। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ आज भी जारी है। राज्य में होने वाले चुनावों को धोखा कहने वाले हमें लोकतंत्र का पाठ न पढ़ाएं।
जरा अपने गिरेबान में भी तो झांक कर देखें। जम्मू कश्मीर के लोगों को चुनाव का बहिष्कार करने के लिए खुलेआम भड़काने की कोशिशों से भला किसी अर्थपूर्ण बातचीत का वातावरण कैसे बन सकता है? इससे तो समस्याएं सुलझने की बजाय और उलझेंगी। और दिल्ली पुलिस के जवानों का नेतृत्व कर रहे हैं। बिल्कुल आना चाहिए। मुझे विश्वास है कि ये चुनाव पूरी तरह स्वतंत्र व निष्पक्ष होंगे। किसी के मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों से, उनके प्रतिनिधियों से मैं अपील करता हूं कि वो उत्साह के साथ बड़ी संख्या में चुनावों में भाग लें और सीमा पार से चलाए जा रहे दुष्प्रचार को बेनकाब करें। जम्मू कश्मीर के चुनाव में किसी को भी गड़बड़ी नहीं करने दी जाएगी। भय का वातावरण बनाने के सभी मंसूबे विफल कर दिए जाएंगे। आपसे इजाजत। 2002 प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। प्यारे देशवासियों, पिछले कुछ सालों में देश ने जो प्रगति की है उसने मुझे नई आशा और विश्वास दिया है। कर्ज लेने वाला भारत आज कर्ज दे रहा है। हमेशा विदेशी मुद्रा की कमी से परेशान भारत ने आज लगभग $100 बिलियन विदेशी मुद्रा कमा ली है। जरूरत की चीजों की कीमतें काबू में हैं। बाजार में किसी चीज का अभाव नहीं है। गरीबी घट रही है और तेजी से हटाने का हमारा संकल्प है। आजादी के 50 साल के बाद भी लगभग 2 लाख गांव ऐसे थे जिनमें सड़कें नहीं पहुंची थीं। पहली बार केंद्र ने इन गांवों को अच्छी सड़कों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की है। आजादी के पहले 50 सालों में सिर्फ 550 किलोमीटर के 4 लेन वाले राजमार्ग बनाए गए थे। अब हम रोजाना 11 किलोमीटर की गति से 24,000 किलोमीटर सड़कें बनाएंगे। 54,000 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना पर काम शुरू हो गया है। कंप्यूटर के क्षेत्र में लाखों नौजवानों को आकर्षक रोजगार मिले हैं। सॉफ्टवेयर का निर्यात 8,000 करोड़ रुपए से बढ़कर अब लगभग 50,000 करोड़ रुपए हो गया है। विज्ञान के क्षेत्र में भारत एक ऊंची उड़ान लेने के लिए तैयार है। मुझे ये बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि भारत चंद्रमा पर अपना अंतरिक्ष यान भेजेगा। इसका नाम होगा चंद्रयान प्रथम। पिछले दशकों में हरित क्रांति तथा श्वेत क्रांति के जरिए भारत की कृषि को काफी बल मिला है। अब भारत के लिए जरूरी है खाद्य श्रृंखला क्रांति। इसका लक्ष्य वर्ष 2010 तक भारत के किसान की औसत आमदनी दोगुनी करना है। अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत देश के अत्यंत करीब 1.5 करोड़ परिवारों के लिए 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल की दर पर हर महीने 35 किलो अनाज मुहैया कराने का काम हो रहा है। इतना सस्ता अनाज पहले कभी नहीं दिया गया। ये दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा योजना है। सर्व शिक्षा अभियान के चलते अब कोई भी बालक, विशेषकर बालिकाएं, प्राइमरी शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे। इसे सुचारू रूप से कार्यान्वित करने के लिए इसी साल 2.5 लाख नए शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। 5वीं कक्षा के बच्चों को दोपहर का भोजन देने का कार्यक्रम कुछ राज्यों में चल रहा है। इसे अब हमने पूरे देश में चलाने का फैसला किया है। बाद में 10वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए भी इसे लागू किया जाएगा। ये राष्ट्रीय कार्यक्रम अक्षय पात्र के नाम से चलेगा। देश के पिछड़े राज्यों में अच्छे अस्पतालों की सुविधाएं कम होने से वहां के लोगों की परेशानी को मैं जानता हूं। इसलिए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत दिल्ली के एम्स जैसे अत्याधुनिक सुविधा वाले 6 नए अस्पताल पिछले राज्यों में अगले 3 वर्ष में खोले जाएंगे। पिछले 5 सालों में जिस गति से गांवों और शहरों में मकान का निर्माण हुआ है, पहले कभी नहीं हुआ था। अब जितनी कम ब्याज दर पर मकानों के लिए कर्ज मिल रहा है, पहले कभी नहीं मिला था। बहनों और भाइयों, भारत का उज्जवल भविष्य आज नौजवानों के हाथ लिख रहा है। इसलिए मेरी सबसे अपील है कि हम युवा भारत के दिल की धड़कनों को सुनें, उनके सपनों को समझें, उन्हें हर प्रकार से प्रोत्साहन दें और उनका मार्गदर्शन करें।
भारत एक बहुधर्मी देश है। मजहब के आधार पर भेदभाव या नाइंसाफी करना हमारी प्रकृति और संस्कृति के खिलाफ है। अल्पसंख्यकों की हिफाजत और उनकी भलाई के प्रति हमें हमेशा जागरूक रहना है। उत्तर पूर्व के राज्यों में शांति वार्ता के सफल नतीजे निकल रहे हैं। बंदूक उठाने वाले हाथ अब वहां के विकास में लगना चाहते हैं। सरकार उनके स्वागत के लिए तैयार है। 2004 प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। इस दिन हम अपने तिरंगे को नमन करते हैं। नीले आसमान में इसे ऊंचा लहराते देखकर हमें खुशी और गर्व होता है। इस दिन हम स्वतंत्रता संग्राम के उन सिपाहियों को याद करके उनका आदर करते हैं जिन्होंने महात्मा गांधी जी के महान नेतृत्व में विदेशी शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी और शानदार जीत हासिल की। इस दिन हम अपने जवानों तथा सुरक्षा बलों को उनकी बहादुरी और बलिदान के लिए धन्यवाद देते हैं। उनकी कर्तव्य निष्ठा और अनुशासन के लिए अभिवादन करते हैं। किसान, मजदूर, अध्यापक, व्यापारी, पेशेवर लोग, वैज्ञानिक और जनप्रतिनिधि, हम सभी अपने अपने ढंग से, अपने अपने तरीकों से प्यारे भारत के निर्माण के लिए काम करते हैं। ये भारत कैसा हो? एक ऐसा भारत जहां इंसाफ और इंसानियत फले और फूले। एक ऐसा भारत जहां सभी नागरिक समान हो। एक ऐसा भारत जो खुशहाल हो। एक ऐसा भारत जहां अमन चैन हो। एक ऐसा भारत जहां हर नागरिक पढ़ा लिखा हो तथा सेहतमंद हो। एक ऐसा भारत जिसमें हर व्यक्ति को रोजगार मिले। एक ऐसा भारत जिसमें आम आदमी का भविष्य उज्जवल हो। आज यहाँ आपके सामने खड़े होकर मुझे हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के शब्द याद आ रहे हैं। उन्होंने सन 1948 में हमारी आज़ादी की पहली सालगिरह पर देश को संबोधित किया था। मैं उस समय एक नौजवान छात्र था। मुझे आज़ादी के उदय की किरणों में हमारे सपनों का भारत बनाने के नए अवसर दिखाई दे रहे थे। तब पंडित जी ने कहा था, हम सभी भारत के बारे में बातें करते हैं और भारत से कई चीज़ों की उम्मीद रखते हैं। पंडित जी ने पूछा, लेकिन इसके बदले हम भारत को क्या देते हैं? और जवाब में उन्होंने कहा, जो प्यार हम भारत को देंगे, जो सेवा हम इसकी करेंगे और जो रचनात्मक काम हम इसके लिए करेंगे। 2005 प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। आर्थिक विकास में हिस्सेदार बनना हर किसान का हक है और आज भी देश के 60% से ज़्यादा लोग खेती पर निर्भर हैं। इसलिए हमने ग्रामीण भारत के लिए एक नए दौर की शुरुआत की है। हमने किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनमें किसानों को आसानी से कर्ज दिलाना, निवेश और गोदामों की बेहतर सुविधाएं मुहैया कराना, सब्जी फल की पैदावार और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय बागबानी मिशन की शुरुआत करना, कृषि में
रिसर्च और ट्रेनिंग को बढ़ावा देना शामिल है। हमारा उद्देश्य है कि सन 2007 तक हर एक जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र हो। इस तरह रिसर्च और ट्रेनिंग की सहूलतें हर ग्रामवासी के नज़दीक आ जाएंगी। देश में खुश्क भूमि और बारिश पर निर्भर रहने वाले इलाकों में किसानों की दिक्कतों को दूर करने की तरफ भी हम पूरा ध्यान देंगे। हम इसके लिए एक नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी का गठन करने पर विचार कर रहे हैं। हमारी उम्मीद है कि आने वाले सालों में कृषि की उन्नति तेजी से हो और हम एक नई हरित क्रांति लाएं। इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। भाइयों और बहनों, 2006 प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। मेरे प्यारे देशवासियों, भाइयों, बहनों और प्यारे बच्चों, हमारी आज़ादी की सालगिरह के मौके पर आप सबको मैं बधाई और मुबारकबाद देता हूँ। ये दिन हमारे देश के लिए एक बहुत ही शुभ दिन है। आज हम अपनी आज़ादी के 60वें साल में कदम रख रहे हैं। आज हम अपने देश की तरक्की और खुशहाली के लिए फिर से संकल्प लेते हैं। सभी लोगों की भलाई और कल्याण के लिए और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए संकल्प लेते हैं। आज हम अपने प्यारे तिरंगे को सलाम करते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और उन सभी शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हैं जिनकी मेहनत और बलिदान से हमें आज़ादी मिली। आज हम उन सभी को याद करते हैं जिनकी मेहनत से ये तिरंगा ऊंचा लहरा रहा है। 2007 प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। और विजय घाट भी पहुंचे थे प्रधानमंत्री महोदय।
प्रधानमंत्री जी राष्ट्रवासियों के नाम अपना संदेश देंगे। माननीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। मेरे प्यारे देशवासियों, भाइयों, बहनों और प्यारे बच्चों, आज हमारी आज़ादी की 60वीं सालगिरह है। इस शुभ अवसर पर मैं आप सबको और हर एक भारतवासी को बधाई देता हूँ। आज अपने प्यारे तिरंगे को सलाम करते हुए हम बहुत फख्र महसूस कर रहे हैं। आइए हम अपनी जंग आज़ादी के उन सेनानियों के महान बलिदान को गर्व के साथ याद करें जिनके देश प्रेम ने हमें आज़ादी दिलाई। आइए खुशी के इस अवसर पर हम अपने उन सब नागरिकों को सलाम करें जिन्होंने इन 60 सालों में एक नए भारत को बनाने में योगदान किया। आइए हम अपने उन सभी बहादुर जवानों और बहादुर नागरिकों को नमन करें जिन्होंने देश की एकता, अखंडता और तरक्की के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। 60 साल पहले हमने एक आज़ाद देश के रूप में एक नई यात्रा शुरू की थी। हमें महात्मा गांधी के पैगाम और विचारों से प्रेरणा मिली। उनके नज़रिए के मुताबिक हमारी आज़ादी सही मानों में तभी पूरी होगी जब हम देश के गरीब लोगों को घोर गरीबी से छुटकारा दिला पाएंगे। प्यारे देशवासियों, आज यहाँ खड़े होकर जब मैं आसमान में अपने तिरंगे को शान से लहराते हुए देख 2009 प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के तौर पर की, मुझे ये कहते हुए फख्र है कि हमारी सरकार देश में शिक्षा की तरक्की पर खास तवज्जो दे रही है। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा में सभी लेवल्स पर सरकारी फंड बहुत बढ़ा दिया गया है। हमने सर्व शिक्षा अभियान के प्रोग्राम को मजबूत किया है। मिड डे मील प्रोग्राम का सभी जिलों में मिडिल स्तर तक विस्तार किया गया है और इस स्कीम के तहत लगभग 14 करोड़ बच्चों को स्कूलों में दोपहर का खाना दिया जा रहा है। हम 6000 नए और बहुत अच्छे मॉडल स्कूल स्थापित कर रहे हैं जो सबकी पहुंच में होंगे। हर एक ब्लॉक में कम से कम एक ऐसा स्कूल होगा। पिछड़े जिलों में 373 नए कॉलेज खोले जा रहे हैं। हम 30 नई यूनिवर्सिटियां, 8 नए IIT, 7 नए IIM, 20 नए IITS, 5 नए भारतीय विज्ञान संस्थान, 2 प्लानिंग और आर्किटेक्चर के स्कूल, 10 NITS और 1000 नए पॉलिटेक्निक्स भी खोल रहे हैं। भाइयों और बहनों, मैंने 11वीं पंचवर्षीय योजना को राष्ट्रीय शिक्षा योजना कहा है। हम चाहते हैं कि शिक्षा हमारे समाज के हर तबके की पहुंच में हो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक परिवारों के बच्चों की पहुंच, हर एक बच्चे की पहुंच, चाहे वो लड़का हो या लड़की, आधुनिक शिक्षा तक होनी चाहिए। हमारे सरकार ने बच्चों की शिक्षा के लिए वजीफों की कई नई योजनाएं चलाई हैं। अनुसूचित जाति
अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक परिवारों के बच्चों के लिए प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक वजीफों की योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन तबकों के होशियार बच्चों के लिए खास वजीफे भी शुरू किए गए हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को विदेशों में पढ़ाई के लिए वजीफे दिए 2010 प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह होंगे। आज हमारे देश के कुछ हिस्से नक्सलवादी समस्या से परेशान हैं। ये सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वो नागरिकों की जान और इनकी आज़ादी की हिफाजत करे। जो लोग ये सोचते हैं कि बंदूक के बल पर राज किया जा सकता है, वो हमारे लोकतंत्र की मजबूती को नहीं समझ पाए। नक्सली गतिविधियों से निपटने के लिए केंद्र सरकार अपनी कोशिशों में तेज़ी लाएगी। राज्य पुलिस बलों को आधुनिक और प्रभावी बनाने में हम राज्य सरकारों की पूरी मदद करेंगे। जहां ज़रूरत होगी वहां केंद्र सुरक्षा बल भी उपलब्ध कराए जाएंगे। राज्यों के बीच तालमेल बढ़ाने के लिए भी केंद्र सरकार और अधिक प्रयास करेगी। मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि हम सामाजिक और आर्थिक असंतोष के उन कारणों को दूर करने का प्रयास करेंगे जिनसे नक्सलवाद जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। हम ऐसे विकास में विश्वास रखते हैं जिससे पिछड़ापन और बेरोजगारी दूर हो और आमदनी में फ़र्क कम हो। हम विकास की प्रक्रिया में अपने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भाइयों और बहनों की सक्रिय भागीदारी चाहते हैं। भाइयों और बहनों, हम ये नहीं मानते कि विकास में पीछे रह गए तबकों की देखभाल किसी की खुशामद करना है। हमारा ये मानना है कि ऐसा करना हम सब का फ़र्ज़ है। हमारी सरकार अपने अल्पसंख्यक भाई बहनों की भलाई का पूरा ख्याल रखेगी। हमने अल्पसंख्यकों के फ़ायदे के लिए कई नए प्रोग्राम शुरू किए हैं। इनको और आगे बढ़ाया जाएगा। अल्पसंख्यकों की घनी आबादी वाले ज़िलों की तरक्की के लिए जो ख़ास प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, उनके लिए इस साल 2011 प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जो सूचना का अधिकार कानून बनाया है, उससे प्रेस और जनता दोनों ही सरकार के काम पर अब कड़ी नज़र रख सकते हैं। आज सरकार के तमाम ऐसे फैसले रोशनी में आ रहे हैं जो इस कानून के बिना जनता की निगाह से दूर रहते। मैं समझता हूँ कि भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है। भाइयों और बहनों, जिन संसाधनों की कमी है उनके आवंटन में और विभिन्न प्रकार की मंजूरियां देने में कई बार सरकार के विवेकाधिकार का गलत इस्तेमाल होता है। हमने इस विषय की समीक्षा की है। हम इस तरह के अधिकारों को जहां भी संभव होगा ख़त्म करेंगे। किसी भी सरकार द्वारा हर साल कई हज़ार करोड़ रुपयों के ठेके दिए जाते हैं। खरीदारी के इन फैसलों में भी अक्सर बेईमानी की शिकायतें सामने आती हैं। सरकारी खरीद में भ्रष्टाचार कम करने के उपाय सुझाने के लिए हमने एक समिति गठित की थी। इस समिति की सिफारिश है कि कई दूसरे देशों की तरह हमारे यहाँ भी एक सार्वजनिक खरीद कानून होना चाहिए जो सरकारी खरीद के
असूलों और तय तरीकों को तय कर सके। हम इसके लिए इस साल के आखिर में संसद में एक बिल पेश करेंगे। पिछले कुछ सालों में कई क्षेत्रों में स्वतंत्र रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ बनाई गई हैं। ये अथॉरिटीज़ अब बहुत से ऐसे काम कर रही हैं जो पहले सरकार खुद करती थी, मगर हमारे पास कोई ऐसा कानून नहीं है जो इन रेगुलेटर्स के कामकाज को देखे और उनकी स्वतंत्रता बरकरार रखते हुए उन्हें ज़्यादा जवाबदेह बनाए। हम ऐसा कानून बनाने पर भी विचार कर रहे हैं। भाई और बहनों, मैंने भ्रष्टाचार पर इतना कुछ इसलिए कहा है क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये समस्या आज हम सभी के लिए गहरी चिंता का विषय है, लेकिन ये ऐसी मुश्किल है जिससे निपटने के लिए सरकार के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में हम कई मोर्चों पर एक साथ कार्रवाई कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस लड़ाई में सभी राजनीतिक दल हमारा साथ दें। भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए हमने कई महत्वपूर्ण बिल संसद में रखे हैं और रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि इन बिल्स को कानून में बदलने के लिए सभी राजनीतिक दल सहयोग करेंगे। इस मामले में आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई तभी जीती जा सकती है जब इसमें भारत का हर नागरिक सहयोग करे। 2012 प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। पिछले 1.5 साल में हमारे देश में पोलियो का एक भी नया केस सामने नहीं आया और अब भारत उन देशों की सूची में शामिल नहीं है जिनमें पोलियो का असर है। बच्चों में कुपोषण हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस समस्या से निपटने के लिए हमने कई क्षेत्रों में ठोस कदम उठाए हैं। ICDS स्कीम से फ़ायदा उठाने वाली माताओं और बच्चों की तादाद पिछले 8 सालों में दुगनी हो गई है। ICDS स्कीम को और प्रभावी बनाने की प्रक्रिया अब आखिरी दौर में है और इसे अगले 1-2 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। साल 2005 में हमने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया था ताकि देश के हर एक गांव तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच सकें। आज इस मिशन को लागू करने के लिए तकरीबन 10 लाख स्वास्थ्य कर्मियों की सेवाएं ली जा रही हैं, जिनमें 8.5 लाख आशा कार्यकर्ता भी शामिल हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की कामयाबी के बाद अब हम शहरों में भी स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना चाहते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में बदला जाएगा। ये पूरे देश के सभी गांव और शहरों में लागू होगा। हम सभी देशवासियों के लिए सरकारी अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से ज़रूरी दवाएं मुफ्त देने की एक स्कीम भी बना रहे हैं। भाइयों और बहनों, हम अपने नौजवानों के लिए आने वाले सालों में रोज़गार के बहुत से नए अवसर पैदा करना चाहते हैं। इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम उनको ऐसी स्किल्स में ट्रेनिंग दिलवाएं जिनकी हमारी अर्थव्यवस्था को ज़रूरत है। हमारा प्रयास है कि हम बहुत सी नई स्किल्स में
ट्रेनिंग उपलब्ध कराने का इंतज़ाम करें। हम ऐसी व्यवस्था भी करना चाहते हैं जिसमें 6 हफ्ते से 6 महीने तक की अवधि के छोटे ट्रेनिंग कोर्सेज का लाभ हमारे नौजवान भाई बहन उठा सकें। नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट काउंसिल ने ट्रेनिंग की एक बहुत बड़ी योजना बनाई है, जिसके तहत अगले 5 साल में 8 करोड़ लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। ये एक महत्व 2013 प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। भाई और बहनों, सरकार के काम को ज़्यादा संवेदनशील, पारदर्शी और ईमानदार बनाने के लिए हमने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इनमें से मैं सिर्फ 2 का जिक्र यहाँ करना चाहूँगा। RTI कानून के ज़रिए आम आदमी को अब सरकारी कामकाज के बारे में पहले से कहीं ज़्यादा जानकारी मिल रही है। इस कानून का इस्तेमाल एक बड़े पैमाने पर हर स्तर पर हो रहा है। ये कानून अक्सर गड़बड़ी और भ्रष्टाचार को सामने लाता है और सुधार का रास्ता खोलता है। मुझे यकीन है कि आने वाले समय में RTI की वजह से सरकारी कामकाज में और सुधार आएगा। हमने संसद में लोकपाल बिल प्रस्तुत किया है। लोकसभा ने इसे पास कर दिया है और अब इस पर राज्यसभा विचार कर रही है। ये कानून हमारी राजनीतिक व्यवस्था को साफ सुथरा बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। भाई और बहनों, हमने पिछले दशक में एक लंबा सफ़र तय किया है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। बदलाव का जो सिलसिला हमने शुरू किया है, उससे आने वाले वक्त में जारी रखा जाएगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, तेज़ आर्थिक विकास हमारे देश के लिए बेहद ज़रूरी है। गरीबी दूर करना, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना और रोज़गार के नए नए अवसर पैदा करना, ये सब तेज़ आर्थिक विकास के बगैर मुमकिन नहीं है। पिछले 9 साल में हमने आर्थिक विकास की जो औसत रफ्तार हासिल की है, उससे हमारे देश की क्षमताओं का पता चलता है। लेकिन इस वक्त देश के आर्थिक विकास की दर में कमी आई है। हम इस कमी को दूर करने के लिए पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। उद्योगों के लिए सरकारी मंजूरियों की प्रक्रिया को तेज़ करने, देश में उद्योग और व्यापार के लिए बेहतर माहौल बनाने और निवेश को बढ़ाने के लिए हमने हाल ही में कई कदम उठाए हैं। बड़ी परियोजनाओं की मंजूरियों की प्रक्रिया में मदद करने के लिए एक विशेष सेल की स्थापना की गई है। कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट रुकी हुई परियोजनाओं की अड़चनें दूर करने का काम कर रही है। बिजली उत्पादन बढ़ाने के रास्ते में कोयले की आपूर्ति एक समस्या बन गई थी। इसको हमने काफ़ी हद तक सुलझा लिया है। आने वाले महीनों में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत सी बड़ी परियोजनाओं पर हम काम शुरू करने वाले हैं। इनमें 2 नए बंदरगाह, 8 नए हवाई अड्डे, नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और रेल परियोजनाएं शामिल हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में हमने कई क्षेत्रों में ऐसे निवेश की सीमा बढ़ाई है और इसकी प्रक्रिया को आसान बनाया है। निवेश बढ़ाने की इन कोशिशों के अच्छे नतीजे हमें अगले कुछ महीनों में साफ दिखने को मिले। 2014 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। आज अगर हमें नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देना है तो हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना पड़ेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो स्थिति है
उसको संतुलन पैदा करना हो तो हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे बल देना होगा। हमारे नौजवानों की जो विधा है, सामर्थ्य है, उसको अगर काम में लाना है तो हमें मैन्युफैक्चरिंग की ओर जाना पड़ेगा। और इसके लिए हिंदुस्तान की भी पूरी ताकत लगे, लेकिन विश्व की शक्तियों को भी हम निमंत्रण देते हैं। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया, आइए हिंदुस्तान में निर्माण कीजिए। दुनिया के किसी भी देश में जाकर के बेचिए, लेकिन निर्माण यहां कीजिए, मैन्युफैक्चर यहां कीजिए। हमारे पास स्किल है, टैलेंट है, डिसिप्लिन है, कुछ कर गुजरने का इरादा है। हम विश्व को एक सानुकूल अवसर देना चाहते हैं कि आइए कम मेक इन इंडिया, और हम विश्व को कहें इलेक्ट्रिकल से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक तक कम मेक इन इंडिया, केमिकल्स के लेकर के फार्मास्यूटिकल तक कम मेक इन इंडिया, ऑटोमोबाइल से लेकर के एग्रो वैल्यू एडिशन तक कम मेक इन इंडिया, पेपर हो या प्लास्टिक कम मेक इन इंडिया, सम सैटेलाइट हो या सबमरीन कम मेक इन इंडिया। ताकत है हमारे देश में, आइए मैं निमंत्रण देता हूं। और भाइयों बहनों, मैं देश के नौजवानों को भी एक आह्वान करना चाहता हूं, विशेष करके उद्योग क्षेत्र में लगे हुए छोटे छोटे लोगों को आह्वान करना चाहता हूं। मैं देश के टेक्निकल एजुकेशन से जुड़े हुए नौजवानों को आह्वान करना चाहता हूं। जैसे मैं विश्व को कहता हूं मेक इन इंडिया, मैं देश के नौजवानों को कहता हूं, हमारा सपना होना चाहिए कि दुनिया के हर कोने में ये बात पहुंचनी चाहिए, मेड इन इंडिया। ये हमारा सपना होना चाहिए। क्या मेरे देश के नौजवान देश सेवा करने के लिए सिर्फ भगत सिंह की तरह फांसी पर ही लटकना अनिवार्य है? भाइयों बहनों, लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान एक साथ मंत्र दिया था। जवान जो सीमा पर अपना सर दे देता है, उसी की बराबरी में जय जवान कहा था। क्यों? क्योंकि अन्न के भंडार भर करके मेरा किसान भारत मां की उतनी ही सेवा करता है जैसे जवान भारत मां की रक्षा करता है। 2015 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अगर देश की एकता बिखर जाए तो सपने भी चूर चूर हो जाते, और इसलिए चाहे जातिवाद का जहर हो, संप्रदायवाद का जुनून हो, उसे हमें किसी भी रूप में जगह नहीं देनी है, पनपने नहीं देना है। और जातिवाद का जहर हो, संप्रदायवाद का जुनून हो, उसे हमें विकास के अमृत से मिटाना है, विकास के अमृत धारा पहुंचानी है, और विकास की अमृत धारा से एक नई चेतना प्रगटाने का प्रयास करना है। भाइयों बहनों, यह देश टीम इंडिया के कारण आगे बढ़ रहा है, और ये टीम इंडिया 125 करोड़ देशवासियों की बृहद टीम है। क्या कभी दुनिया ने सोचा है कि 125 करोड़ देशवासियों की एक टीम जब टीम बनकर के लग जाती है तो राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाते हैं, वे राष्ट्र को बनाते हैं, वो राष्ट्र को बढ़ाते हैं, वे राष्ट्र को बचाते भी हैं। और इसलिए हम जो कुछ भी कर रहे हैं,
हम जहां पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं वह ये 125 करोड़ की टीम इंडिया के कारण है और टीम इंडिया के आभारी है। लोकतंत्र में जन भागीदारी ये सबसे बड़ी पूंजी होती है। अगर 125 करोड़ देशवासियों की भागीदारी से हम देश को चलाएंगे तो देश हर पल 125 करोड़ कदम आगे चलता जाएगा। और इसलिए टीम इंडिया के इस रूप में जन भागीदारी को बल दिया गया है, प्राथमिकता दी गई है। लेकिन आज 1 वर्ष के बाद उसी लाल किले की प्राची से, पवित्र तिरंगे झंडे की साक्षी से मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि 1 साल में टीम इंडिया 125 करोड़ देशवासी एक नए विश्वास के साथ, नए सामर्थ्य के साथ, परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए समय सीमा में सपनों को साकार करने में जुट गए। एक नया विश्वास का माहौल पैदा हुआ था। मैंने गत 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जनधन योजना इसकी घोषणा की। देश में 60 साल बीते, गरीबों के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी 60 साल के से भी अधिक समय के बाद गत 15 अगस्त को देश के 40% लोग बैंक खातों से वंचित थे। गरीब के लिए बैंकों के दरवाजे बंद थे। हमने संकल्प किया कि इस कलंक को मिटाना है और विश्व में फाइनेंशियल इंक्लूजन की जो बातें होती है, उस फाइनेंशियल इंक्लूजन को एक मजबूत धरातल पर अगर लाना है तो देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को आर्थिक गतिविधि की मुख्य धारा में जोड़ना पड़ेगा। और बैंक अकाउंट ये उसका एक प्रारंभ बिंदु है। और हमने तय किया था, करेंगे, करते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, ऐसा नहीं। हमने कहा था छब्बीस जनवरी को जब देश फिर एक बार तिरंगे झंडे के सामने खड़ा होगा, तब तक समय सीमा में काम पूरा करेंगे। मेरे देशवासियों, मैं आज गर्व से कहता हूं कि हमने समय सीमा में काम पूरा किया। 17 करोड़ लोगों ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खाते खुलवाए। और हमने तो कहा था, गरीबों को अवसर देना था, इसलिए कहा था एक भी रुपया नहीं होगा, एक भी नया पैसा नहीं होगा तो भी बैंक का अकाउंट खोलेंगे। 2016 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करके डायरेक्ट बेनिफिट के लिए जो भी लीकेजेस उसको रोक करके काम करने पर हम बल दे रहे हैं। पहले की सरकार में सरकारी योजनाओं को आधार से जोड़ने में करीब 4 करोड़ लोगों को जोड़ा पाया था। आज मुझे संतोष के साथ कहना है कि 4 करोड़ पर काम वहां हुआ था, आज हमने
70 करोड़ नागरिकों को आधार और सरकारी योजनाओं के साथ जोड़ने का काम पूरा कर दिया है और जो बाकी हैं उनको भी पूरा करने का काम चल रहा है। हमारे यहाँ मध्यम वर्ग का मानवी हो, सामान्य मानवी हो, उसको आज जैसे कार घर में हो उसको प्रतिष्ठा का विषय माना जाता है। एक वक्त था कि घर में गैस का चूल्हा हो तो उसको एक स्टैंडर्ड माना जाता है, एक समाज में स्टेटस के रूप में माना जाता था। देश आजाद होने के 60 साल के दरमियान ये रसोई गैस करीब 14 करोड़ लोगों को 60 साल में मिला था। भाइयों बहनों, मुझे बड़ा संतोष है कि एक तरफ 60 साल में 14 करोड़ रसोई गैस के कनेक्शन और हमने 60 सप्ताह में 4 करोड़ नए लोगों को रसोई गैस के कनेक्शन दिए। कहां 60 साल के 14 करोड़ और कहां 60 सप्ताह के 4 करोड़। ये गति है जो सामान्य मानव की जिंदगी में, क्वालिटी ऑफ लाइफ में आज बदलाव लाने के लिए संभव हुआ है। हमने कानूनों की जंजालों की सफाई का भी काम आरंभ किया है। कानूनों का बोझ सरकार को भी, न्यायपालिका के लिए भी और नागरिक के लिए भी उलझने पैदा करता रहता है। हमने खोजबीन करके करीब 1700 ऐसे कानून निकाले हैं। 1250 करीब ऑलरेडी पार्लियामेंट के द्वारा उसको निरस्त कर दिए हैं और बाकियों को भी निरस्त करने की दिशा में जाकर के उस सफाई अभियान को भी हम चलाना चाहते हैं। भाइयों बहनों, कभी कभी देश में एक स्वभाव बन गया था कि ये काम तो हो सकता है, ये काम तो नहीं हो सकता है, भाई अभी तो नहीं होगा, कभी होगा तो पता नहीं। निराशा ये हमारा मिजाज बनता जा रहा था। इसको ब्रेक थ्रू करना, शासन में ऊर्जा भरना, और जब कोई सिद्धि दिखती है तो उत्साह भी बढ़ता है, ऊर्जा भी बढ़ती है, संकल्प भी बड़ा शार्प हो जाता है और परिणाम भी निकट नजर आने लग जाते हैं। भाइयों बहनों, हमने जब प्रधानमंत्री जनधन योजना, एक प्रकार से असंभव काम था। इतने सालों से बैंक थी, सरकारें थी, राष्ट्रीयकरण हो चुका था, लेकिन सामान्य व्यक्ति देश की अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा का हिस्सा नहीं बन पाता था। भाइयों बहनों, 21 करोड़ परिवारों को, 21 करोड़ नागरिकों को जनधन योजना में जोड़ करके असंभव को संभव हुआ। और यह संभव ये सरकार के खजाने में, सरकार की क्रेडिट का विषय नहीं है, ये 125 करोड़ देशवासियों ने किया है। और इसलिए मैं इस काम को करने के लिए मेरे 125 करोड़ देशवासियों का नमन करता हूं। आज हिंदुस्तान के गांवों में नारी गौरव का अभियान, उसका एक महत्वपूर्ण पहलू है, खुले में शौच बंद होना चाहिए, गांव में टॉयलेट बनना चाहिए। पहली बार जब मुझे लाल किले की प्राचीर से आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला था, उस दिन मैंने अपनी भावना को व्यक्त किया था कि मेरा देश ऐसे कैसे हो सकता है। आज मैं कह सकता हूं कि इतने कम समय में हिंदुस्तान के गांवों में 2 करोड़ से ज्यादा शौचालय बन चुके हैं। 70,000 से अधिक गांव आज खुले में शौच जाने की परंपरा से मुक्त हो चुके हैं। सामान्य जीवन में बदलाव लाने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। इसी लाल किले की प्राचीर से मैंने पिछले साल कहा था कि 1000 दिन में हम उन 18,000 गांवों में जहां बिजली नहीं पहुंची है, आजादी के 70 साल होने जा रहे हैं, उन्होंने अब तक बिजली नहीं दी। 18वीं शताब्दी में जीने के लिए वो मजबूर हुआ करते थे। हमने बीड़ा उठाया, असंभव को संभव करने का संकल्प किया, और आज मुझे खुशी के साथ कहना है 1000 दिन में अभी तो आधे भी नहीं हुए हैं, आधे से भी काफी दूर है। उसके बाद भी 18,000 गांवों में से 10,000 गांवों में आज बिजली पहुंच गई है। और मुझे बताया गया कि उनमें से कई गांव हैं जो आज
पहली बार टीवी पर ये भारत के आजादी के जश्न को वहां बैठे बैठे देख रहे हैं। मैं उन गांवों को भी आज यहां से विशेष शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, आपको हैरानी होगी, दिल्ली से सिर्फ 3 घंटे की दूरी पर हम यात्रा करें तो 3 घंटे लगेंगे। दिल्ली से 3 घंटे की दूरी पर हाथरस इलाके में एक गांव नगला फटेला, ये नगला फटेला 3 घंटे लगते हैं पहुंचने में, 3 घंटे, लेकिन बिजली को पहुंचने में 70 साल लग गए मेरे भाइयों बहनों, 70 साल। और इसलिए हमने उन कामों पर हम किस कार्य संस्कृति से काम कर रहे हैं इसका मैं परिचय करवा रहा हूं। भाइयों बहनों, एलईडी बल्ब विज्ञान ने, अनुसंधान करने वालों ने हर नागरिक की भलाई के लिए उसको विकसित किया, लेकिन भारत में 350 रुपये में एलईडी बल्ब बिकता था। कौन खरीदेगा? और सरकार को भी लगता था कि भाई ठीक है, ये तो हो गया, कोई काम करता होगा। बात है 2017 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। मानवी के मन में एक विश्वास पैदा होता है, सामान्य मानवी के मन में एक विश्वास पैदा होता है कि यह देश ईमानदार लोगों के लिए है। 30-40 वर्ष से हमारे सेना के लिए 1 रैंक 1 पेंशन मामला अटका हुआ था। जब 1 रैंक 1 पेंशन अटका हुआ मामला सरकार उसको पूर्ण करती है, हमारे फौजियों की आशा आकांक्षा को पूर्ण करने की दिशा में सही कदम उठाती है, तो देश के लिए मर मिटने की उनकी ताकत और बढ़ जाती है। देश में अनेक राज्य हैं, केंद्र सरकार है। हमने देखा है जीएसटी के द्वारा देश ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को एक नई ताकत दी है, एक नया परिणाम नजर आया है। और जीएसटी जिस प्रकार से सफल हुआ है, कोटि कोटि मानव कलाक उसके पीछे लगे हैं। टेक्नोलॉजी में मिरेकल है। विश्व के लोगों को अजूबा लगता है कि इतने कम समय में इतने बड़े देश में जीएसटी का इस प्रकार से रोल आउट होना, ये अपने आप में हिंदुस्तान में कितना सामर्थ्य है। देश की हर पीढ़ी को एक विश्वास जगाने के लिए काम आता है। नई व्यवस्थाएं जन्म लेती है। आज 2 गुनी रफ्तार से सड़कें बन रही हैं। आज 2 गुनी रफ्तार से रेलवे की पटरी बिछाई जा रही है। आज 14,000 से ज्यादा गांव जो आजादी के बाद भी अंधेरे में पड़े हुए थे, वहां तक बिजली पहुंचाई जा चुकी है और देश उजाले की तरफ बढ़ रहा है, वो हम साफ देख रहे हैं। गरीबों के 29 करोड़ गरीबों के जब बैंक अकाउंट खुलते हैं, किसानों के 9 करोड़ से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड निकलते हैं, 2.5 करोड़ से ज्यादा गरीब माताओं बहनों को लकड़ी के चूल्हे से मुक्ति मिलकर के गैस का चूल्हा मिलता है। गरीब और दलित आदिवासी का एक हौसला बुलंद हो जाता है। गरीब व्यक्ति मुख्य धारा में जुड़ता है और देश प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है। युवाओं को बिना गारंटी स्वरोजगार के लिए 8 करोड़ से ज्यादा लोन की स्वीकृति मिलती है। बैंक से मिलने वाले कर्ज में ब्याज दरों में कमी होती है। महंगाई पर नियंत्रण होता है। मध्यम वर्ग का मानवी अगर अपना घर बनाना चाहता है तो उसको घर बनाने के लिए कम ब्याज से पैसे मुहैया कराए जाते हैं। तब जाकर के देश के लिए करने के लिए देश आगे बढ़ेगा। इस विश्वास के साथ देश का जन सामान्य मानवी जुड़ता रहता है। वक्त बदल चुका है। आज सरकार जो कहती है वो करने के लिए संकल्पबद्ध नजर आती है। चाहे हमने इंटरव्यू खत्म करने की बात की हो, चाहे हमने प्रोसेस को खत्म करने की बात की हो, अकेले लेबर फील्ड में
सामान्य छोटा सा कारोबारी भी 50-60 फॉर्म भरने पड़ते थे, उसको हमने कम करके सिर्फ 5 फॉर्म में ले आया। कहने का तात्पर्य यह है, मैं ढेर सारे उदाहरण दे सकता हूं, कहने का तात्पर्य यह है कि गुड गवर्नेंस की प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना, उस दिशा में बल देने का परिणाम है कि आज तेज गति आई है, निर्णयों में तेज गति आई है। और इसलिए 125 करोड़ देशवासी इस विश्वास को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज भारत की साख विश्व में बढ़ रही है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, मेरे देशवासी आपको जान करके खुशी होगी, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में आज हम अकेले नहीं हैं। दुनिया के कई देश हमें सक्रिय रूप से मदद कर रहे हैं। हवाला का कारोबार हो तो दुनिया हमें जानकारी दे रही है। आतंकवादियों की गतिविधि के संबंध में विश्व हमें जानकारियां दे रहा है। हम विश्व के साथ कंधे से कंधा मिला करके आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं विश्व के जो हमें इस काम में भली भांति मदद कर रहे हैं, भारत की साख का गौरव बढ़ा रहे हैं, मैं उनका हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। और यही वैश्विक हमारे संबंध भारत की शांति सुरक्षा में भी एक नया आयाम जोड़ रहे हैं, नया बल दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर का विकास, जम्मू कश्मीर की उन्नति, जम्मू कश्मीर के सामान्य नागरिक के सपनों को पूरा करने का प्रयास, ये जम्मू कश्मीर सरकार के साथ साथ हम देशवासियों का भी संकल्प है। 2018 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। जन जन देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़ता है। 125 करोड़ सपने, 125 करोड़ संकल्प, 125 करोड़ पुरुषार्थ जब निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सही दिशा में चल पड़ते हैं तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आज बड़ी नम्रता के साथ, बड़े आदर के साथ ये जरूर कहना चाहूंगा कि 2014 में इस देश के 125 करोड़ नागरिकों ने सिर्फ सरकार बना करके वो रुके नहीं थे। 2014 में देशवासी सिर्फ सरकार बना करके रुके नहीं थे, लेकिन वे देश बनाने के लिए जुटे भी हैं, जुटे भी थे और जुटे रहेंगे भी। मैं समझता हूं यही तो हमारे देश की ताकत है। 125 करोड़ देशवासी, हिंदुस्तान के 6 लाख से अधिक गांव, आज श्री अरविंद का भी जन्म जयंती है। श्री अरविंद ने बहुत सटीक बात कही थी। श्री अरविंद ने कहा था, राष्ट्र क्या है, हमारी मातृभूमि क्या है, ये कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, नहीं ये सिर्फ संबोधन है, नहीं ये कोई कोरी कल्पना है। राष्ट्र एक विशाल शक्ति है जो असंख्य छोटी छोटी इकाइयों को संगठित ऊर्जा का मूर्त रूप देती है। श्री अरविंद की ये कल्पना ही आज देश के हर नागरिक को आगे देश को ले जाने में जोड़ रही है। लेकिन हम आगे जा रहे हैं, वो पता तब तक नहीं चलता है जब तक हम कहां से चले थे उस पर अगर नजर न डालें। कहां से हमने यात्रा का आरंभ किया था, अगर उसकी ओर नहीं देखेंगे तो कहां गए हैं, कितना गए हैं, इसका शायद अंदाज नहीं आएगा। और इसलिए 2013 में हमारा देश जिस रफ्तार से चल रहा था, जीवन के हर क्षेत्र में 2013 की रफ्तार थी, उस 2013 की रफ्तार को अगर हम आधार मान के सोचे और पिछले 4 साल में जो काम हुए हैं उन कामों को अगर लेखा जोखा ले तो आपको अचरज होगा
कि देश की रफ्तार क्या है, गति क्या है, प्रगति कैसे आगे बढ़ रही है। शौचालय ही ले लें, अगर शौचालय बनाने में 2013 की जो रफ्तार थी उसी रफ्तार से चलते तो शायद कितने दशक बीत जाते, शौचालय 100% पूरा कर देते हैं। अगर हम गांव में बिजली पहुंचाने की बात को कहें, अगर 2013 के आधार पर सोचें तो गांव में बिजली पहुंचाने के लिए शायद 1-2 दशक और लग जाते। अगर हम 2013 की रफ्तार से देखें तो एलपीजी गैस कनेक्शन, गरीब मां को धुआं मुक्त बनाने वाला चूल्हा अगर 2013 की रफ्तार से चले होते तो उस काम को पूरा करने में शायद 100 साल भी कम पड़ जाते अगर 13 की रफ्तार से चले होते तो। अगर हम 13 की रफ्तार से ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क करते रहते, ऑप्टिकल फाइबर लगाने का काम करते तो शायद पीढ़ियां निकल जाती उस गति से ऑप्टिकल फाइबर हिंदुस्तान के गांवों में पहुंचाने के लिए। ये रफ्तार, ये गति, ये प्रगति, ये लक्ष्य, इस प्राप्ति के लिए हम आगे बढ़े हैं। भाइयों बहनों, देश की अपेक्षाएं बहुत है, देश की आवश्यकताएं बहुत है और उसको पूरा करना